हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल खुशबू एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी पेडागॉजी के सेक्शन को। सीटेट एग्जाम में किस प्रकार से हिंदी पेडागॉजी से प्रश्न आते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें ऑप्शन को, तो ए ऑप्शन कह रहा है अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन, बी कह रहा है कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना, सी कह रहा है एक छात्र द्वारा नाटक का वाचन करना और डी कह रहा है अध्यापक द्वारा नाटक का अभिनय करना। वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, शब्दों के हिज्जे, अक्षर पूर्ति करना आदि को कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्लैश कार्ड विधि। अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, शब्द के हिज्जे, अक्षर पूर्ति करना इत्यादि को फ्लैश कार्ड विधि कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है निगमन प्रणाली का तात्पर्य क्या है। तो निगमन प्रणाली का तात्पर्य होता है कि पहले नियमों को बताना फिर उसकी व्याख्या करना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन है। ए ऑप्शन कह रहा है मातृभाषा, बी कह रहा है राजभाषा। तो बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का जो श्रेष्ठतम साधन होता है दोस्तों, वो होता है मातृभाषा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रभाषा से तात्पर्य नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन को, तो ए ऑप्शन कह रहा है देश में अधिकतर लोगों की भाषा, बी कह रहा है सरकारी कार्यों की भाषा, सी कह रहा है जन सामान्य की बोलचाल की भाषा और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रभाषा से तात्पर्य नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सरकारी कार्यों की भाषा। अगला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थीगण अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियां न करे, इसके लिए आवश्यक है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि विद्यार्थीगण अक्षर विन्यास और वर्तनी की अशुद्धियां न करे। ए ऑप्शन कह रहा है काव्य का रसास्वादन, बी कह रहा है कहानी लिखना, सी कह रहा है श्रुत लेखन का अभ्यास और डी कह रहा है सामूहिक वाचन। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रुतलेख का अभ्यास। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रतिपुष्टि पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि नियोजन, शिक्षण उपर्युक्त शिक्षण चक्र किस प्रकार के शिक्षण का है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, सूक्ष्म शिक्षण का। अगला प्रश्न है कक्षा में उच्चारण कराते समय अध्यापक पहले बोलता है और बच्चे उसके बाद बोलते हैं, तो उस विधि को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुकरण विधि। क्योंकि अनुकरण विधि वही विधि है जिसमें कि अध्यापक बोलता है और पीछे से बच्चे दोहराते हैं। अगला प्रश्न है साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था। तो साहचर्य विधि का आविष्कार किया था मांटेसरी ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन है। तो भाषा अर्जन क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, सहज स्वाभाविक होता है भाषा अर्जन। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। ए ऑप्शन कह रहा है समस्याओं की पहचान पर, बी कह रहा है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, सी कह रहा है बच्चों की सही समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर और डी कह रहा है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है कि समस्याओं के कारणों के सही पहचान पर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो। ए ऑप्शन कह रहा है सरल भाषा में प्रयुक्त हो, बी कह रहा है बच्चों के परिवेश से जुड़े हो,
सी कह रहा है केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हो, और डी कह रहा है अत्यंत छोटे हो। तो याद रखिए दोस्तों, जहां पर केवल आ जाए उसको नहीं लेना है क्योंकि ये निगेटिव पॉइंट होता है। तो यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि बच्चों के परिवेश से जो जुड़े हों, पाठ्य पुस्तक में, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं। अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। तो क्या अंतर है। ए ऑप्शन कह रहा है भाषा सीखने सिखाने की पद्धति में, बी कह रहा है भाषिक परिवेश की उपलब्धता में, सी कह रहा है भाषा का कठिनाई स्तर, और डी कह रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर यह है भाषिक परिवेश की उपलब्धता। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारक है वो है समृद्ध भाषिक वातावरण। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे। ए ऑप्शन कह रहा है निबंध लिखने की योग्यता को, बी कह रहा है व्याकरणिक नियम को, सी कह रहा है सीखने की क्षमता का आकलन, और डी कह रहा है काव्य सौंदर्य। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सीखने की क्षमता का आकलन। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सीखने की क्षमता का आकलन पर सबसे ज्यादा महत्व देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। ए कह रहा है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, बी कह रहा है केवल कहानियां अथवा कविताएं हो, सी कह रहा है विदेशी साहित्य की रचनाएं, डी कह रहा है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग छटाएं हों। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में ऐसी रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जिसमें कि बच्चों के परिवेश से वो जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग छटाएं हों। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, संज्ञानात्मक विकास में सहायक। संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती हैं एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है श्रवण कोष्ठ, बी कह रहा है परामर्शदाता का, सी कह रहा है नियंत्रण कक्ष, और डी कह रहा है दूरदर्शन प्रकोष्ठ। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, दूरदर्शन प्रकोष्ठ। भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग दूरदर्शन प्रकोष्ठ नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रयोग का आरंभ कब हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 1963 में। 1963 में भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन कह रहा है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, बी कह रहा है भाषा का व्याकरण, सी कह रहा है पाठ्य पुस्तक, और डी कह रहा है भाषा का शिक्षक। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षक अध्ययन से हमारे आशय अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से है जबकि वह अपने डेस्क अथवा मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। पर्यवेक्षक अध्ययन विधि की यह परिभाषा है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, बाइंडिंग एवं बाइंडिंग।
पर्यवेक्षक अध्ययन का आशय है अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से जब वह अपने डेस्क अथवा मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। पर्यवेक्षक अध्ययन की इस विधि को कहा जाता है बाइनिंग। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी हिंदी की पेडागॉजी क्लास। आपको पता चल गया होगा कि सीटेट में किस प्रकार से पेडागॉजी सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।